नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन जो हमारे समाज में हो रहे हैं, आसपास में जो खबरें होती है उस खबरों पर भी हमारी पैनी निगाहें होती हैं। उसी सिलसिले में आज फिर हम एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण अतिथि हमारे साथ आज मौजूद होंगे। और दरअसल हम जिस चीज़ों को बात कर रहे हैं वह है भाजपा, यानी भारतीय जनता पार्टी। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी चूँकि रूलिंग पार्टी है तो निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें होती है तो आप मुखिया होने के नाते तो ये जो सवाल होता है वह आप पे ही होता है। उसी प्रकार से आज हम लोग बात करेंगे 10 वर्षों का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की रही, और विशेष करके चूँकि हम एक लोकसभा की बात करेंगे, चतरा लोकसभा, बिकॉज कि हम लोग इसी लोकसभा से बिलोंग करते हैं तो निश्चित तौर पर लोग पहले अपने ही घरों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद दूसरे घरों की बातें होती है कि उस फला लोकसभा में क्या हो रहा है। तो जो आज हमारी बात होगी कि चतरा लोकसभा में दरकती जो भारतीय जनता पार्टी की खिसकती हुई जो वोट बैंक है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर क्या कारण है कि लोग जो हैं स्थानीय सांसद से नाराज़ हैं या खुश हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण जो आज का अतिथि हैं ये विपिन कुमार सांडेलिया जी हैं। विपिन कुमार सांडेलिया दरअसल ये एक LIC का भी करता है, इसके साथ साथ एक शिक्षाविद भी हैं, समाज सेवी भी हैं, क्योंकि समाज में चीज़ों को बड़ी ही अच्छे ढंगों से चीज़ों को रखने की इनके अंदर में वो कैपेसिटी है और बिल्कुल नहीं डरते, न भागते हैं, चीज़ों से न कतराते हैं। तो हमारे साथ में हैं सांडेलिया जी, और सांडेलिया साहब से मैं आग्रह करूंगा और जो हमारी जो क्वेश्चंस होगी, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल है, 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी क्या खोई, क्या पाई, और क्या आप हमारे जो स्थानीय सांसद है डॉक्टर सुनील सिंह जी के बारे में उसके बारे में आपका क्या कहना है। उसके साथ साथ में जो स्थानीय विधायक हैं और वह भी मंत्री हैं उनके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद पूर्व जो हमारे विधायक डॉक्टर जनार्दन पासवान जी हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनके कार्यकाल में कैसा रहा। इसके साथ साथ एक और जो विधायक हुआ करते थे जयप्रकाश भोक्ता, कि क्या जयप्रकाश भोक्ता के कार्यकाल में विशेष करके चतरा विधानसभा की और क्या हंटरगंज में चीज़ों में बदलाव आया या यूँ ही रह गया। तो हम आपका स्वागत करते हैं विपिन कुमार सांडेलिया जी। विपिन सांडेलिया जी आइए, और जो हमारी जो क्वेश्चंस थी उस क्वेश्चंस का आप जवाब दीजिए। आइए, लोग आपको इंतजार कर रहे हैं। मैं कुमार सांडिल विपिन, राजनीतिक चिंतक, भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता, और कई वर्षों तक मैं पढ़ाने का कार्य किया। मैं तमाम दर्शकों को इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विस्फोटक साक्षात्कार में माननीय सिकंदर जी जो पत्रकार हैं, एक चिंतक भी हैं, और इनके माध्यम से आज क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाया जाता है स्कूल के माध्यम से। तो मैं इनके साथ साथ तमाम दर्शकों को, झारखंडवासी, बिहारवासी, पूरे देशवासी, प्रखंडवासी, ग्रामवासी, सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां लोग नहीं पहुंच पाए, जहां तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, समाधान के आरक्षित, अनारक्षित, संरक्षित सारे व्यक्ति को मैं नमन, चरण में वंदन, अभिनंदन और चंदन करता हूँ। माननीय सिकंदर जी का प्रश्न था कि विगत 10 वर्ष 2019 से 2014 से 2019 जी, और अभी 2024 में अगली लोकसभा इलेक्शन होने वाली है। तो यहाँ पर भाजपा के बहुत अच्छे माने जाने वाले सांसद, जिसे भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा का अभिकर्ता, भाजपा के सिपाही सारे लोग अच्छे मानते हैं। इसके पूर्व में यहाँ एक निर्दलीय सांसद बने थे, सांसद इंदर सिंह नामधारी, बहुत काबिल, जानकार, विद्वान। उनकी विद्वता के बारे में कहना नहीं है, हर बात शायराना अंदाज में करते थे, मुहावरा में करते थे। उनकी 5 साल की जो कार्यकाल थी
उनसे जब लोग उब चुके तो डॉक्टर सुनील सिंह के काबिलियत, शिक्षा पर लगा कि चतरा का कुछ जीर्णोद्धार होगा। लेकिन माननीय डॉक्टर सुनील सिंह जी ने इस जनता की उम्मीद को तार तार कर दिया, मैंने हृदय को लहूलुहान कर दिया इस रूप में कि जब सांसद चुनाव लड़ने के लिए सुनील सिंह को भाजपा के द्वारा थोपा गया प्रत्याशी जब चतरा में बनाया गया, तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रही थी हंटरगंज हाई स्कूल के मैदान में, राम नारायण हाई स्कूल। तो वहाँ पर इन्होंने कहा था कि चतरा में रेल नहीं है, मैं रेल लाऊंगा। चतरा में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, मैं फैक्ट्रियाँ लाऊंगा। चतरा में और अन्यत्र रोजगार का साधन बढ़ाएंगे, जिससे यहाँ के बेरोजगार युवा जो कभी बंदूक उठा लेते हैं, हाथों का काम मिलेगा तो वे बंदूक उठाने का कार्य नहीं करेंगे। लेकिन माननीय सांसद यहाँ तक दावा किए थे कि अगर मैं 2014 से 2019 के बीच में चतरा को रेल नहीं दिया, ट्रेन गाड़ी नहीं दिया, तो मैं यहाँ दोबारा नॉमिनेशन करने नहीं आऊँगा। अगर आऊँगा तो मैं रेलगाड़ी पर चढ़ के चतरा में नॉमिनेशन करना होगा। लेकिन प्रश्न यहाँ उठ रहा है कि चतरा का जो रेल का सपना था, जो कभी धीरेन्द्र अग्रवाल चतरा का सांसद हुए करते थे, कभी भाजपा से, फिर बीच में आरजेडी से हुए थे, निर्दलीय लड़े, इलेक्शन हार गए, उस समय से चतरा में रेलगाड़ी का सपना दिखाया जा रहा है। आज तक रेलगाड़ी तो दूर छोड़ दीजिए, उसके लिए 1 इंच भी कार्य चतरा जिला में नहीं बढ़ा। और कभी आप न्यूज में, सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि अब रेल का सर्वे होगा। अब यहाँ तक सांसद चतरा में एक रैली में घोषणा कर दिए थे कि हम अक्टूबर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के लाख रेल का उद्घाटन कराएंगे। ये संसद बड़बोलेपन के चलते अपने आप को ओछी राजनीति करते हैं, करना कुछ नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि चतरा में स्टील का फैक्ट्री लगाएंगे। सब इनका बड़बोलापन, जुबान थोड़ा ज़्यादा चलता है और इनका चित्र और चरित्र में अंतर है। यहाँ तक कि जिस पार्टी में ही हैं, भाजपा का चित्र और चरित्र में भी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक और तो हिंदुत्व की बात करती है कि मैं हिंदू का कट्टर समर्थक हूँ। मैं यहाँ एक सेकंड आपको थोड़ा यहाँ पर रोकने की कोशिश करूँगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अभी निवर्तमान सांसद हैं डॉक्टर सुनील सिंह जी, उन्होंने चतरा में ट्रेन की बातें कही। दूसरा उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, राइट, स्टील फैक्ट्री की बात कही। हालांकि उनका आरोप है कि जब से, क्योंकि मेरी जो कोशिश हुई है और हमने बहुत हाई लेवल पर इसका ट्राई किया, हमने केंद्रीय मंत्री से भी बात की, इवन जब ये राज्य सरकार से हमारी, चूँकि राज्य में हमारी सरकार नहीं है और राज्य की सरकारें नहीं चाहती है कि हम स्टील फैक्ट्री लगाएं, ताकि जो जनता में एक विश्वास जाए कि इन्होंने ये जो कार्य जो डॉक्टर सुनील सिंह जी ने कहा वह कर दिया। ये जो है पूरी की पूरी अड़ंगा जो है वन एवं पर्यावरण विभाग जो है से लगा रखी है। ऐसी स्थिति में जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से झारखंड की अभी सरकार पर उन्होंने फेंका है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें उनकी बेचारी क्या गलती है? मैं सर बताना चाहता हूँ कि अभी लगभग विधानसभा के 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्ष से हेमंत सोरेन जी की सरकार यहाँ पर है, लेकिन इसके पूर्व में यहाँ के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी रहे। उसके पूर्व में मुख्यमंत्री भाजपा से ही सबसे प्रथम में बाबूलाल मरांडी रहे। उसके बीच में अर्जुन मुंडा जी रहे। बीच में कई मुख्यमंत्री रहे भाजपा से। तो सर, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार थी। तो आप बताइए कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ज़मीन उपलब्ध नहीं करा रही है, तो वन विभाग हमें रोक दे रहा है, तो सर इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है कि केंद्र में आपकी सरकार है, आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके द्वारा उतारे गए प्रत्याशी राष्ट्रपति हैं, आपके द्वारा गृह मंत्री हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि हमरा ये अड़ंगा ही अड़ंगा है। दूसरी तरफ तो आम जनता का क्या होगा जिसका कोई पहुंच नहीं है? जब सांसद का ये विचारधारा है, माननीय सांसद महोदय का ये विचारधारा है,
तो ये आम जनता का कार्य कैसे करा पाएंगे? दूसरी तरफ आपने जो ट्रेन वाली बातें कही, तो निश्चित तौर पर एक जो होता है कि एक टाइमलाइन होती है और उसमें थोड़ा, चूंकि ये बहुत ही प्रतीक्षित चीज़ें थी जिसको अभी तक के 1947 से स्टिल नाउ किसी ने नहीं करवा पाया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने संसद के अंदर में आवाज़ उठाई ट्रेन को लेकर के, और उसके बाद में ज़मीन आवंटन का जो बातचीत चल रही है, तो वो तो पूरी क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं कि आने वाला समय में यहाँ पर ट्रेन दौड़ेगी। मैं श्रीमान को जानकारी दे देना चाहता हूं कि जब माननीय धीरेन्द्र अग्रवाल जी सांसद हुआ करते थे चतरा के, उस समय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। उस समय धीरेन्द्र अग्रवाल जी के विशेष आग्रह पर चतरा में सर्वे कराया गया था रेलवे का, जिसका कहीं न कहीं अभी भी ट्रेस मौजूद है। चिन्ह जो लगाया गया था अभी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। सर मैं बता दूं कि धीरेन्द्र अग्रवाल जी से लेके अभी तक मान के चलिए कि 25 वर्ष बीत चुके हैं। अब 25 वर्ष में कैसी योजना है जो धरातल पर नहीं आ सकी? इसके मतलब हमें लगता है कि हमारी जुनून में कोई कमी है, हमारी सोच में कोई कमी है, या हम सब जबाग यहाँ के पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं। जैसे जिस तरह से कस्तूरी मिर्ग के नाभि में रहता है और उस गंध से वो व्याकुल इधर उधर दौड़ने चलता है, तो कहीं रेल को कस्तूरी का गंध से जनता को व्याकुल तो नहीं करना चाहते हैं? दोबारा जीतने का ही मुद्दा तो नहीं बनाना चाहते हैं? लेकिन सर इन्होंने तो अपने से कहा था, भरी सभा में कहा था, अपने हाई प्रोफाइल नेताओं के बीच में कहा था कि अगर मैं चतरा को रेल नहीं दिया तो मैं नॉमिनेशन करने नहीं आऊंगा। इसका अर्थ ये है सर कि आप तो पूरी तरीके से आप उन्हें नकारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी जो तरीका है, जो आप जिस प्रकार से स्थानीय सांसद के बारे में आप कह रहे हैं चीज़ों के, लेकिन स्थानीय सांसद ने उन बातों को अपनी प्रॉब्लम बताई और चीज़ों को संसद के अंदर में उठाया, और रेल मंत्रालय से उन्होंने बात की, रेल मंत्री से बात की, और बात करके चीज़ों को इस ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। परंतु आप उनकी बातों का एक तरीके से नकार रहे हैं, यानी एक तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एमपी है वो बिल्कुल नकारा है, कोई भी काम करने से मतलब कतराते हैं, चीज़ों को सिर्फ रखना जानते हैं और ज़मीनी स्तर पर वर्क नहीं हो रहा है। इज इट राइट? हम एक चीज़ समझ लीजिए सर कि कहना, संसद में आवाज़ उठाना और उसे धरती पर लागू करवाना, दोनों में अंतर है सर। हम भाषण तो दे सकते हैं, हम उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारना बहुत अंतर है। मैं एक शुरू किया था कि इनकी छोड़ दीजिए, इनकी पार्टी की ही चित्र और चरित्र में अंतर है। पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ती है, हिंदुत्व की रक्षा की बात करती है, राम मंदिर का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती है। बहुत खुशी लगा कि राम मंदिर बन रहा है। मैं भी एक नागरिक होने के नाते इस फैसला का स्वागत करता हूँ। लेकिन राम मंदिर, जब सुप्रीम कोर्ट बोला कि राम मंदिर जहाँ बना हुआ है वहीं राम जी का जन्म स्थल है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, सारे सबूत गवाह तमाम बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। जब कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इस जमीन पर राम समर्थकों का अधिकार है, यहाँ राम जी जन्म लिए थे, यहाँ मंदिर बनाया जा सकता है, इसका परिसर राम मंदिर का है, तो सर मुझे बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट जान रही है कि परिसर राम मंदिर का है, सबूत तमाम गवाह के साथ जान रही कि राम मंदिर का है, तो सर यहाँ पर मुस्लिम परिवार को 5 एकड़ जमीन देने की क्या जरूरत थी? देखिए, जबकि क्लियर था कि राम मंदिर का ही जमीन है। तो हमें एक चीज बताइए कि आप कांग्रेस को एक और कोसते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, दूसरी ओर कोस रहे हैं, भाजपा खुद उस राह पर चल रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 5 एकड़ जमीन राज्य से, मतलब उस शहर से बाहर। संडिलिया साहब एक चीज मुझे बताइए, इसमें क्या आपको बुराई लग रहा है? ये आपको ये पता है कि हमारा जो राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष है और हम धर्मनिरपेक्ष में विश्वास करते हैं, सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। यदि उन लोगों ने कहा कि बाबरी हमारी मस्जिद है और बाबरी को विध्वंस कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो वैसे में मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है कह चुकी है कि रामलला यहीं पर पैदा हुए, भगवान श्री राम का जन्मस्थली है, सारी चीज़ें यहीं पे है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही डिक्लेयर किया कि वह ज़मीन जो है 5 एकड़ ज़मीन जो है उसको दिया जाए। तो एक प्रकार के दोनों जो भाई है ना, हिंदू और मुसलमान जो हमारे 2 भाई हैं,
उस भाइयों के अंदर में जो कटुता था, उस कटुता को दूर करने का प्रयास किया गया, तो इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो रही है संडीला साहब? प्रॉब्लम कहीं खड़ी नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है तो आप बोलते हैं कि मुस्लिम का तुष्टीकरण चल रहा है। ममता बनर्जी अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चले तो आप कहते हैं तुष्टीकरण हो रहा है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि आप भी तो वही नीति पर चल रहे हैं। भाजपा के किसी नेता से पूछे तो जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कि इसके पहले भी तो यहाँ सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आदेश दिया था? कई बार प्रयास किया गया, सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन से केस लंबित थी। यहाँ पर सर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ एक दिखावा है। बहुत से भाजपा के नेता हैं जो जिनका अपना मतलब क्या बोला जाए, दामाद जो है से मुस्लिम परिवार से आता है। अब एक और आप दिखाते हैं कि नहीं हम तो मुस्लिम के ऐसे हैं, मुस्लिम के खिलाफ हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो क्या बरगलाने का क्या है सर? इसलिए भाजपा का चित्र और चरित्र दोनों में अंतर है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है से दिखता अच्छा एक बात बताइए, आप नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के अंदर में एक प्रकार का समन्वय स्थापित हो, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हो, इसके साथ साथ में बेटी और रोटी का रिश्ता हो, तो इससे आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं तो चाहता हूं दोनों के बीच में किसी का आपने जो 2-3 नाम लिया, एक नकवी साहब का नाम लिया और एक आपने शाहनवाज हुसैन के बारे में कहा कि उनकी पत्नी हिंदू है, राइट? तो इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है? अगर बेटी और रोटी का रिश्ता है तो एक प्रकार का दोनों के अंदर में जमीर जगा हुआ और एक दूसरे के प्रति नतमस्तक है। ऐसे में आप अभी और बता रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण कि अगर अभी भाजपा के खिलाफ कोई बोले या खिलाफ कोई आवाज उठावे तो उसके घर आयकर और ईडी का छापा मारा जाता है। वहीं पर हैदराबाद के सांसद ओवैसी साहब लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। इन पर आज तक किसी प्रकार का कोई मुकदमा ईडी या आयकर का छापा नहीं पड़ता है, इसलिए कि भाजपा का बी टीम है। ये नहीं चाहते हैं कि ओवैसी साहब खुल के बोले मुस्लिम के पक्ष में, जिस तरह से हिंदू का एक ध्रुवीकरण हो और हमारा वोट बैंक बरकरार रहे। एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जिस प्रकार से नदियों को लूटा जा रहा है, यानी कि नदी जो है, हम अभी जिस जगह पे हम लोग आते हैं, जिस जगह से आते हैं, यानी कि चतरा डिस्ट्रिक्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट नदी है, एक प्रकार की जीवन दायनी नदी है कह सकते हैं, और लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली नदी है, और इसकी उद्गम स्थल यही सिमरिया है, राइट सर? जी, सिमरिया के आसपास बिल्कुल वहीं से इसकी उद्गम स्थल है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नदी इसलिए हो जाती है कि यही निरंजना आगे चल करके भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने वाली नदी कहलाती है, और उसके बाद आगे बढ़ती है तो वो फल्गु कहला जाती है। जहां पर अभी गया के अंदर में विश्व के तमाम लोग अपने पितरों को पानी देने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए एवं मुक्ति देने के लिए लोग आ रहे हैं, और वह नदी जो है समाप्त होने की कगार पर है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कौन दोषी है? हु इज द डिफॉल्टर? इसका डिफॉल्टर कौन है? क्या राज्य की सरकार प्रॉब्लम कर रही है इसके लिए डिफॉल्टर है, या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो है? क्या इस पर कोई कानून लाया जा सकता है? क्या इस नदी की जो जीवन लीला है उसको समाप्त होने से बचाया जा सकता है, या यूं ही समाप्त हो जाएगी? यहाँ पर एक चीज देख लिया जाए सर कि निरंजना नदी का महत्व हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी है जी। यहाँ पर राम जी भी अपने पिता पत्नी भाई के साथ पिताजी को पिंडदान देने के लिए गया में आए थे, बिल्कुल इसका वर्णन है। तो और वही फल्गु नदी जो गया में है, जो पितृपक्ष के मेला में लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, देश विदेश सारे से अपने पूर्वजों को मुक्ति के लिए पितृपक्ष मेला में आते हैं। वही नदी हमारे यहाँ निरंजना नदी, और अपभ्रंश में लोग लीलाजन कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना है सर कि यहाँ पर एक विधायक जो है से जब हारे हुए थे, पहले भाजपा में थे, 10 वर्षों तक रहे, भाजपा ने मंत्री बनाया। पहले एक चित्र और चरित्र नेताओं का देख लीजिए सर कि भाजपा ने एक मतलब नीचे से जंगल से उठा के व्यक्ति को मंत्री बनाया, दोनों बार विधायक बने, दोनों बार मंत्री रहे। और जब ये बीच में इनको भाजपा टिकट नहीं दी और इनके जगह पर जयप्रकाश भोक्ता को टिकट दी, तीनों ने भाजपा छोड़ के तुरंत पलटी मारा, और उस समय के वर्तमान बाबूलाल मरांडी का पार्टी से जो था आरजेडी, सॉरी जयप्रकाश जी भोक्ता झारखंड विकास मोर्चा से, झारखंड विकास मोर्चा से श्री सत्यानंद भोक्ता ने, नहीं जयप्रकाश भोक्ता नहीं
इलेक्शन लड़े। अच्छा। जब 2 बार भाजपा से हाँ, मंत्री रहे, मैं समझ गया। और मंत्री रहने के बाद इन्हें भाजपा टिकट नहीं दी, जी। चाहे जो बैठकबाजी हाँ, हो, जो भी राजनीति के तहत नहीं मिला था। बिल्कुल, जो भी कारण और रहा। उस राजनीति में ये माननीय सुनील सिंह जी का भी है खेला, जो ये नहीं चाहते थे कि सत्यानंद भोक्ता को टिकट मिले और यहाँ से ये जीते, जिसके और ये चाहते थे कि इनके जगह पर जयप्रकाश भोक्ता जी को टिकट मिला। इन्होंने अपना खेल करने में कामयाब भी हो गया। ये माननीय सांसद महोदय कह देता कि श्री सत्यानंद भोक्ता जी को टिकट नहीं मिल पाया, और वो चले गए झारखंड विकास मोर्चा में, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी। वहाँ गए, इलेक्शन लड़े, अच्छी खासी वोट आई, उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि पे लोकप्रिय नेता थे। 50,000 वोट लाके इलेक्शन हार गए, और इनके जगह पर जो है जयप्रकाश भोक्ता भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन जीत गए। तो जब ये सत्यानंद भोक्ता जो अभी वर्तमान में झारखंड सरकार में राजद कोटे के मंत्री हैं, तो सोचिए सर कि जो भाजपा 2 बार एक जंगल से उठा के एक व्यक्ति को, जिसको ABCD कखारा का भी नॉलेज राजनीति का नहीं था, उसको 2 बार मंत्री बनाया, लाल बत्ती दिया, बॉडीगार्ड दिया, आवास दिया। किसी भी सर नेता को हम लोग वोट तो दे देते हैं। चलिए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। वोट देने के बाद क्या होता है कि उनको बॉडीगार्ड, रहना सहना, खाना पीना, TADA, यहाँ तक कि जितने बार जीतेंगे उतना बार का पेंशन हारे हुए में भी समय में उन्हें मिलता रहता। बिल्कुल सर। तो ये जब हारे हुए थे, तो ये माननीय सत्यानंद भोक्ता हमेशा रैली करते थे, जुलूस करवाते थे, विरोध में बोलते थे कि नदी का बालू उठाव से जल स्तर गिर रहा। और सर ये बात वास्तविकता है कि नदी की गहराई होने से यहाँ के बहुत से चापाकल और कुआं सूख गए। हंटरगंज के इर्द गिर्द, चतरा के इर्द गिर्द बहुत सा वाटर लेवल गिर गया सर। लोग पीने के लिए पानी तड़प रहे थे, और खराब थी। गोले आवाज उठाते चलते थे। उस समय जयप्रकाश भोक्ता थे। जब ये खुद मंत्री बने, तो सर अभी भी बालू उठाव हो रहा है। कैसे इनका नियत में परिवर्तन हो गया कि जो नदी में बालू उठाव से जल स्तर गिर रहा था, अभी बालू उठाव से कैसे जल स्तर बढ़ गया। इसीलिए कहा गया है सर, एक कवि का कहना है कि गद्दी का गर्मी सह लेना आसान नहीं, आदमी आदमी है कोई भगवान नहीं। और ये चरितार्थ करते हुए माननीय झारखंड सरकार के वर्तमान मंत्री अगर ये रोड से चलेंगे सर, तो इनको आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। अपना हूटर बजाते हुए 6-7 गाड़ियों का काफिला के साथ चलेंगे। अगर आप संभल के न रहें, तो इनकी गाड़ी की रफ्तार की हवा में आपकी दुर्घटना हो सकती है। जनता से मिलना तो दूर है, इनकी गाड़ी की रफ्तार की हवा से आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। इतनी तेजी में जाते हैं जैसे लग रहा है कि जनता इनको पीछे काटने के लिए दौड़ रही है, कुछ मांगने के लिए दौड़ रही है। आप सर एक बुद्धिजीवी होने के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते, आप कैसे जिस प्रकार से निरंजना जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, निरंजना को इन लोगों से कैसे मुक्त किया जाए? सबसे पहला काम क्या है कि बालू उठाव का जो टेंडर होता है इसको रद्द कर दिया जाए। सबसे पहला काम निरंजना को बचाने का। दूसरा काम है जो अतिक्रमण हो रहा है निरंजना में, उसको जिस तरह से गंगा सफाई की योजना गंगा बचाने के लिए चल रही है, उसी तरीका से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनको सर गंभीरता से लेना होगा कि इस नदी को नदी बचाओ योजना के तहत जिस तरह से गंगा बचाओ योजना चल रहा है, इसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, इसे स्वच्छ किया जाए। और सबसे पहला वर्क है कि इसमें जो है इसी बालू उठाव रोक दिया जाए, ताकि यहाँ के आसपास के लोगों को जल का अभाव का सामना नहीं करना पड़े, लेयर नहीं गिर जाए और नदी का अस्तित्व बचा रहे। दूसरा चीज कि इसके आसपास एरिया में पेड़ भी लगाया जाए, इसमें पानी का साधन भी दिया जाए। हमारी एक बात याद आ रही है, जिस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया था कि भारत के नदियों को एक दूसरा से जोड़ दिया जाए। बहुत अच्छी प्रोजेक्ट थी। कुछ नदियों में बहुत पानी आता, कुछ नदियों सूखी रहती है, तो उसमें पानी हर नदी में हो। तो हम चाहते हैं कि उस केंद्र सरकार उस सिस्टम को, जो नदी जोड़ो परियोजना है, उसको सिस्टमैटिक लागू करे, पूरा सिस्टम से लागू करें और नदी को बचाया जा सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि अभी चरित्र देखिए कि जिनको कल बालू उठाव में तकलीफ होती थी, आज उन्हीं को बालू उठाव में आराम हो रही है। और सबसे बड़ी बात है सर कि बालू तो उठाव हो रही है, इससे झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा, ये बाहर के राज्यों में चला जा रहा है सर, ब्लैक सेलिंग में चला जा रहा है सर। और प्रतिदिन आप देखिए हजारों गाड़ियाँ यूपी का, बिहार का,
यहाँ बालू लोड करने के लिए आती है और थाना के मिली भगत से बिल्कुल ओवरलोडिंग करके निकल अच्छा, एक और जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर मैं हंटरगंज के लिए विशेष करके बात करूँ, चतरा डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक हंटरगंज है, एक बहुत बड़ी ब्लॉक है, और तो इस ब्लॉक में मैक्सिमम लोग जो है वो कृषि पर निर्भर है। एक मैक्सिमम एक बड़ी आबादी जो है कृषि प्रधान आबादी है, राइट। तो कृषि प्रधान आबादी होने के नाते इस वर्ष जो है बारिश भी बहुत कम हुई, ना के बराबर हुई, फसलें बहुत कम लगी है, और मैं समझता हूँ कि 70% ज़मीन जो है यूँ ही खाली है इस ब्लॉक का। तो वैसे में क्या आपको नहीं लगता है कि झारखंड सरकार को तत्काल जो है वो सूखाग्रस्त इस ब्लॉक को घोषित कर देना चाहिए था, जो कि अभी बहुत देर हो चुकी है? सर मैं बता रहा हूँ कि अगला साल जब झारखंड सूखाग्रस्त घोषित हुआ जी, तो यहाँ के वर्तमान सांसद श्री सुनील सिंह जी, यहाँ के विधायक जो वर्तमान में सत्यानंद झारखंड भोक्ता सरकार के मंत्री हैं श्री सत्यानंद भोक्ता जी, जी, सोचिए सर कि पूरे झारखंड का अधिकांश प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित हो गया, लेकिन जिस जिला का जिस प्रखंड का लोग जिता के भेजा माननीय सत्यानंद भोक्ता को, आप एक चीज जान लीजिए सर, अगर सत्यानंद भोक्ता को भाजपा का 50% वोट नहीं मिला होता तो आज इस क्षेत्र का विधायक श्री जनार्दन पासवान जी होते। भाजपा आरजेडी में जाने के बाद भी भाजपा के 50% कार्यकर्ता 50% कार्यकर्ता उन पर विश्वास करके कि नहीं, ये पूर्व में 10 साल मंत्री रहे हैं, सारे गली नली सब जानते हैं, सारे आबो हवा से अवगत हैं, सारे भौगोलिक वातावरण से अवगत हैं, और 50% लोग वोट दिया अच्छा यहाँ पर। और सोचिए सर कि वही हंटरगंज का सुखाड़ में नाम नहीं आ रहा है, जिस पर एक किसान दंपति ने मतलब कहे थे कि हम जिंदा आत्महत्या कर लेंगे, बिल्कुल जी, और उन्हीं के समर्थन में फिर वोट मांग रहे थे। तो विडम्बना तो है सर यहाँ पर, कहने और करने में अंतर। आप सही कर रहे हैं, बहरहाल उनकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट होगी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन झारखंड के जो सूखा हंटरगंज सूखाग्रस्त घोषित नहीं हुआ तो यहाँ तो लोग ठगे गए ना सर, चाहे कभी सांसद के द्वारा ठगे जाते हैं तो कभी मंत्री विधायक के द्वारा। और एक चीज मैं बता दूं कि श्री जनार्दन पासवान जी कभी आरजेडी का विधायक हुआ करते थे, तो जिस माहौल में लोग रहता है माइंड उसी टाइप का रहता है। तो जनार्दन पासवान जी में एक खूबी कही है, खामी कही है, वो किसी मुद्दे को एक्शन तुरंत ले लेते हैं, एक्शन में ले लेते हैं, और जिन पर उनका भरोसा हो जाए या अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मैं इसलिए सपोर्टर हूँ उनका। आरजेडी में थे तो वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए लगाते थे, अभी भाजपा में आ गए हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं, लेकिन जिनको उनको समझ में आ जाता है कि समर्पित है, और वो अधिकारी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, अधिकारी को हमेशा रगेद के रखते हैं। वही माननीय सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री होते हुए अधिकारी के चापलूसी करते हैं, अधिकारियों के चापलूसी करते हैं। इसीलिए कई भ्रष्ट अधिकारी कई सालों तक अपने कुर्सी पर जमे रहते हैं, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, एक और चीज, अंचल हो। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं विपिन बाबू, चूंकि बट हम लोग के पास में समय की कमी है, और एक दो और क्वेश्चंस बड़ा ही शॉर्ट में आपको देना होगा, क्योंकि हमारा जो इंटरव्यू है वो लंबा हो रहा है, राइट सर। तो ऐसे में एक दो और क्वेश्चंस हमारे पास में है कि आप स्थानीय सांसद डॉक्टर सुनील सिंह जी की जो कार्यकाल है उसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा शॉर्ट में आप जवाब दीजिए। सांसद सुनील सिंह जी का कार्यकाल नगण्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने हमेशा कार्यकर्ता को उपेक्षित किया, कार्यकर्ता को कभी तरजीह नहीं दिया, और आज भी नहीं देते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ से वरिष्ठ जो खून पसीना सो भाजपा को सींचा, वे पार्टी से कोसों दूर हैं, और जो कल गिने चुने इक्के दुक्के लोग जो कल एक और थोड़ी सी मैं इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि इससे पहले जो आपने इंटरव्यू दिया था इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया था, उसमें आपने जातिवाद का उठाया था कि एक जो मैक्सिमम बड़ी आबादी है इसी से जुड़ी हुई है, डॉक्टर सुनील सिंह जी का ही उनका संरक्षण प्राप्त होता है, ऐसा क्या सच्चाई आप ही की थी? इसका प्रमाणित कर दे रहे हैं, प्रमाणित करता है। आप एक चीज बताइए कि इटखोरी महोत्सव, जो इटखोरी महोत्सव मनाया जाता है वो राजकीय महोत्सव है, इसलिए कि वहाँ बनौत राजपूत जाति के लोग रहते हैं। हम इंसान की पूजा करते हैं, वो भी राजपूत है तो राजपूत है। विचार इनका है सुनील सिंह जी का, डॉक्टर सुनील सिंह जी का विचार जो है वो आपत्तिजनक है। उसमें क्या है कि इटखोरी महोत्सव आपका राजकीय महोत्सव घोषित हो जाता है, और वहीं पर कौलेश्वरी महोत्सव के पीछे
कोई ताकते तक नहीं है, देखते तक नहीं है। हाँ। और यहाँ पर यहाँ के पब्लिक के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि आप मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, पहला। हाँ। दूसरा चीज, इटखोरी में इटखोरी महोत्सव और हंटरगंज में वन महोत्सव मनाया जाता है। सर कितनी विडम्बना बहुत की बड़ी बात विडम्बना है कि इसलिए कि यहाँ यहाँ सारी महोत्सव, जाति और के लोग उसमें- रहते हैं उसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं जी। कि यदि कोलेश्वरी और भद्रकाली में बात करें, दोनों ही माँ का ही एक स्वरूप है। तो लेकिन 100% जब भी आप कोलेश्वरी आएंगे तो कोलेश्वरी एक रमणीक स्थल है और पर्वत पर माता स्थित है और बड़ा ही सुंदर जगह है। अगर इसको डेवलप किया जाए तो वाकई में यहाँ पर अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का एक प्रकार का रोजगार का बहुत बड़ा ये लग जाएगा। और जो कि वास्तविकता ये है कि इसका विकास का उपेक्षा किया गया है और हमेशा से कोलेश्वरी जो है वो उपेक्षित रही हैं और अपने जो उनके एक तरीके से बेटे कह सकते हैं, सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, उनसे उनकी अपेक्षा रहती है कि काश जो लोगों ने रोपवे के लिए बातें की थी या सौंदर्यीकरण के लिए बातें की थी वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो बड़े ही शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, ऐसा में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सुनील सिंह जी को और हमारे स्थानीय विधायक श्रीमान भोक्ता जी को? मैं सर बता दूं कि जो इन लोग लंबा घोषणा करते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम 15 लाख रोजगार देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ की सांसद और सरकार की नीयत अगर साफ हो और सिर्फ चतरा जिला को कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, हाँ। सिर्फ चतरा जिला को पर्यटन स्थल में बदल दिया जाए हर हाँ। जगह को, हाँ। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन्होंने लाखों की रोजगार की बात नहीं की है, हाँ। करोड़ों की रोजगार सर स्वतः चालू हो जाएगा। यहाँ के इतना मनोरम दृश्य है, इतना भौगोलिक परिदृश्य है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आने का मन नहीं करेगा। लेकिन चतरा जिला को अगर खाली सिर्फ पर्यटन में विकसित कर दिया जाए, माँ कोलेश्वरी हो गया, भद्रकाली हो गया, नगर भगवती हो गया, इन लोग को सर विकसित कर दिया जाए। कई जलप्रपात है सर हमारे यहाँ जो देखने योग्य। बिल्कुल, मैं गया हूँ, क्योंकि मैं अभी तो नगर भगवती मैंने विजिट नहीं किया विपिन बाबू, बट मैंने जो कोलेश्वरी और माँ भद्रकाली को विजिट किया हूँ तो हमने ये चीज देखा कि जो भद्रकाली का वास्तविकता ये है कि मंदिर बड़ी है, सारी चीजें हैं वहाँ पे, लेकिन उसको और डेवलप नहीं किया सकता। वो जितना डेवलपमेंट होना था हो चुकी है वह जगह। लेकिन कोलेश्वरी जो है ना, एक तो बड़ा ही रमणीक स्थल, ऐसा लगता है कि जैसे आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे आप गए हों और चारों ओर से वृक्ष जो है ना वो हरियाली का एक प्रकार से सुंदरता का चारों चांद लगा रही है और माता को अपने प्रति जो है लुभा रही है और अंगड़ाई ले रही है। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, पहाड़ के ऊपर में अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाया है, उसके साथ में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, पानी के लिए स्वच्छ पानी के लिए कोई अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में इस तरह के सांसद और जनप्रतिनिधि होने का मतलब ही नहीं बनता। मैं इसके पूर्व के साक्षात्कार में बोला था कि माननीय सांसद महोदय रोपवे लगाने की बात की थी। शायद रोपवे लगने से कुलेश्वरी का विकास तेजी से होता, इसलिए कि समतल जगह होने की वजह से भद्रकाली तेजी से विकास कर गया और हमारे माँ कोलेश्वरी विकास नहीं कर पाई, क्योंकि 1575 फीट समुद्र तल से ऊंची पर है और यहाँ पर रोपवे का साधन नहीं है, जिससे वयोवृद्ध लोग चढ़ नहीं पाते हैं, जिनका पैर से प्रॉब्लम है वो नहीं चढ़ पाते, जिनको हार्ट से प्रॉब्लम है वो नहीं चढ़ पाते हैं, जिनका दिमागी हालत, जिनको चक्कर आने लगता है वो नहीं चढ़ पाते हैं। तो रोपवे लगने से यहाँ यात्रीगण की संख्या बढ़ती है और सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ 3 धर्मों का संगम है, बिल्कुल, जैन और बौद्ध और हिंदुओं का, तीनों का संगम है। हाँ। और उसके बाद भी माँ कोलेश्वरी का विकास नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ रोपवे लगाने की बात सांसद महोदय किए थे और रोपवे नहीं लगा सके। एक बार इनकी बात हो रही थी हमारी इनके पीए से, मनीष पाठक जो हजारीबाग में रहते हैं, तो बोले कि आप बहुत काबिल हैं तो वन विभाग से क्लियरेंस दिवा दीजिए। अब बोलिए सर, केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, सांसद इनकी है, राज्य की सरकार 5 साल पहले इनकी हुई थी। उस समय ये रघुवर दास यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद इनके मतलब क्या बोलेगा उसको, सम्मानित पीए जिन पर लोग सांसद के जगह पर छोटा सांसद मानते हैं, बताइए, मनीष पाठक जी को। और वो ऐसे मतलब गिरा हुआ बात हमसे किए, फिर लगा कि सर फिर बात करने से क्या फायदा है, जो भगवान को धोखा देने में बाज नहीं आ सकता, वो जनता को अगर धोखा दे रहा तो कोई हर्ज नहीं है। यदि आपसे अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है जी, ठीक है, तो यदि डॉक्टर सुनील सिंह जी आपसे मिले और 5 कमियां अपने बारे में पूछे तो उन्हें वह 5 कमियां क्या बताएंगे जिससे कि पब्लिक में उनके प्रति एक पॉजिटिव मैसेज जाए
और वो अपने आप को सुधार कर सके। रह गई बात सुधार करने का, तो सर मैं बता दूं कि कुत्ता के पोंछ कितनों घी अमृत लगा के सीधा कीजिएगा तो सीधा होने वाला नहीं है। जब ये 10 वर्षों में नहीं सुधरे तो अब तो सुधारने में ही इनको फायदा है, इनको सुधारने में कोई फायदा नहीं। रह गई बात कि अगर चाहते हैं कि कुछ सुधार करें लास्ट क्षण में भी लोग प्रायश्चित करते हैं अंतिम दिनों में, तो लास्ट क्षणों में भी अगर प्रायश्चित करना चाहते हैं तो जनता से मिले, उनका दुख दर्द बांटे, उनका फोन उठाना सीखे। वो अगर कोई बीमार है तो उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड कराया जाए। हमारा एक मात्र हॉस्पिटल है सर झारखंड बिहार का बॉर्डर पर, सदर हॉस्पिटल हंटरगंज, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। सर अगर अभी आपको एक गाड़ी से खाली पैर में मोच आ जाए, अभी 8 बजे रात को और वहाँ आप चलिए, सीधे क्या कहेंगे कि ना 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 पैर में मोच है सर, जो एक टैबलेट से पैरासीटामोल की टैबलेट से आपको राहत मिल सकती है, तुरंत कहेंगे ना 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 गया मेडिकल कॉलेज ले जाइए। अब बताइए सर अगर कोई सीरियस में सीरियस पेशेंट आ गया, अब तो सर नया नियम लोग बताते हैं कि पहले चतरा ले जाइए और फिर चतरा रेफर करेगा। अब बोलिए सर हम मरने के कगार पर हैं और हमको चतरा ले जाइएगा और फिर चतरा से गया ले जाइएगा, बहुत बड़ी फेलियर है। मुझे बताइए। मैं समझ रहा हूँ एक बहुत बड़ी फेलियर है, क्योंकि ना तो इस पे सांसद ध्यान दे पा रहे, ना ही स्थानीय विधायक है, ना ही पूर्व विधायक, ना ही वर्तमान विधायक, राइट, और ना ही किसी कोई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो कि उस हॉस्पिटल पर जाकर के प्रेशर दे और उन चीज़ों को, उनकी जो नाकामियां हैं जनता के समक्ष उठाए, सरकार के समक्ष उठाए, सरकार उस पर एक्शन ले, राइट। चलिए दूसरी फटाक सुन, दूसरी कमी है कि जो ये आम पब्लिक से दूर हो चुके हैं, हाँ, उसको बिल्कुल ये इनको पीआर ठीक करना पड़ेगा, पब्लिक रिलेशन, बिल्कुल। तीसरा चीज है सर कि झारखंड जो है सो मेरा पहाड़ी क्षेत्र है, बिल्कुल, यहाँ पर बोरिंग सिस्टम मेरे घर कभी सफल नहीं है खेती का क्षेत्र में, इसलिए बड़े बड़े आहरा तालाब को में जल का व्यवस्था किया जाए, नदियों को बांध के उसमें गिराया जाए, बिल्कुल, और उससे आप बता रहे सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ हंटर प्रखंड में 2 जलाशय है, एक दुलकी जलाशय जिससे कम से कम 200 गांव लाभान्वित होंगे सर, और एक है गोलाई जलाशय जिससे भी कम से कम 200 गांव लाभान्वित होंगे। अगर नियत साफ करके दोनों में वर्क कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ के किसानों की एक आपने कौन सा बताया, दुलकी जलाशय और एक गोलाई जलाशय, हम लोग चलेंगे दुलकी और गोलाई जलाशय पे चल के उसका वीडियो शूट करेंगे और चीजों को पब्लिक के समक्ष रखेंगे। दोनों को अगर सही कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी जो कृषक जो परिवार से लोग आते हैं उनको बहुत बड़ी फायदा होगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे और उनके लाइफ स्टाइल सब चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, और उसके साथ साथ लोगों को शुद्ध रूप से। और यहाँ पर सर रोजगार का साधन का क्या है कि जैसे हंटरगंज क्षेत्र है तो यहाँ एक बार दूध का डेयरी खुला, इस टाइप का यहाँ डेयरी का जरूरत है जिससे किसान पशुपालक को दूध बेचने में परेशानी नहीं। जी सब कृषि पर आधारित बहुत सा फैक्ट्री लगाने की जरूरत है, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने की जरूरत है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराने की जरूरत है, बिल्कुल। सर लोन की जहाँ तक बात करें ना तो यहाँ के अब क्या बोलिएगा, हर चीज में सांसद विधायक को दोषी देना अच्छा नहीं है, लेकिन है क्या कि मुजरिम वो नहीं जो कैदी है, बिल्कुल के लिए पब्लिक दोषी है, मुजरिम वो नहीं जो कैदी है, मुजरिम वो ही नहीं जो फरार है, मुजरिम वो है जो वर्तमान में गद्दी पर बरकरार है, इसलिए मुजरिम को ही कहलाएंगे। बैंक का नियत नहीं है कि किसी को हम सीधा तरीके से कर्जा दे सके। बैंक जो है सारे बैंक हंटरगंज प्रखंड के सब दलाल के चंगुल में, अगर आप 5-10 हजार देते हैं तो केसीसी होगा, अगर 10-15 हजार देते हैं तो आपका मुद्रा लोन होगा। तमाम सरकार की योजना यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और विफल हो जाता है सर पैसा। इसको कैसे ठीक किया सकता है? इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा अगर हम सीढ़ी को नीचे से धोना शुरू करें तो बहुत पानी लगेगा, लेकिन अगर सीढ़ी को ऊपर से हम गिरा दे पानी तो एक ही बाल्टी में पूरा सीढ़ी। आपका कहने का डायरेक्ट ये है कि अगर इसके लिए वीडियो अगर दोषी है, सीओ दोषी है, ऊपर से अगर डीसी दोषी है तो ऊपर से कार्रवाई जरूरी है। जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति, छोटा लोग नहीं कर सकता, छोटी मछली को सारे लोग खा जाते हैं लेकिन बड़ी मछली को खाना आसान नहीं है। तो अगर ये जो प्रक्रिया होगी, अगर एक एक्शन बड़ी मछली से होना शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर छोटे मछलियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा टाइम जो है पूरा हो चुका है। अंत में मैं यही कहूंगा कि सच कहना बगावत है, तो हम भी समझो बागी हैं, और जुल्मी से टकराना है तो जख्म पर मुस्काना होगा। जब से 12 फरवरी 2020 को हमारे पिताजी की मृत्यु हुई मेरे नज़रों के सामने, और यहाँ के सांसद विधायक रिस्पांस तक नहीं लिए, मिलना भी नहीं उचित समझे, उस दिन से मौत का खौफ मेरे दिमाग से हट चुका है, क्योंकि मेरे नज़रों के सामने 5 मिनट में मेरे पिताजी दम तोड़ दिए थे।
अब नहीं लगता है कि मुझे मौत भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत है, इसलिए हम बेबाक सारे लोगों पर बोलेंगे। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो गलत कर रहा है उसे भी गलत कहेंगे, उसको कहेंगे कि आप यहाँ पर ऐसे सुधार कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम दर्शकों बिल्कुल 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 तमाम दर्शकों को मैं विपिन कुमार संडे, माँ कोलेश्वरी की पावन भूमि निरंजना नदी के गोद में बसी एक छोटी सी गाँव गोदवार से नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल 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 विपिन जी, जो आपने बातें को अपने बेबाक तरीके से रखा, बिना डर बिना लाग लपेट के जो चीज़ों को आप जो समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि अगला इंटरव्यू सर आप ही का नेतृत्व में मैं दूंगा कि पुलिस विभाग जो है या सरकारी महकमा है, उग्रवादी पैदा करने का मशीन है। अगली इंटरव्यू कैसे उग्रवाद सरकारी महकमा बना। बिल्कुल सर, मैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और मेरे व्यूअर्स से अपील होगी कि जो भी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार के जो जनहित का जो वीडियो है हम आपके सामने और आपके साथ में शूट करें और आपके के साथ में ही हम उस वीडियो को रिलीज करें, ताकि आप लोगों तक पहुंच पाए, विशेष करके चतरा संसदीय क्षेत्र का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विपिन कुमार संडेलिया। एक और नए व्यक्ति के साथ में हम आएंगे और उनके साथ में वीडियो करेंगे, वीडियो बनाएंगे और चीज़ों को आपके साथ रखेंगे। एक बार पुनः हम विपिन जी के साथ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।